आज नहीं बोलोगे तो कल बोलना मुश्किल हो जाएगा। ये बात अभी थोड़ी पुरानी होती नजर आ रही है, क्योंकि स्थिति अब थोड़ी सी बदल चुकी है। अब केवल बोलना ही नहीं, इस सिस्टम से लड़ना भी है, वरना इस पूजनीय भारत भूमि पर रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी जिस तरह से पूजनीय भारत भूमि का क्षरण हो रहा है, वैसे भी अरावली के पहाड़ियों को काटा जा रहा है। इसके अलावा दंडकारण्य वन, निकोबार वन, हसदेव जंगल, नियमगिरी वन, सिंगरौली, ऐसे तमाम जंगल हैं जिनके नाम उंगलियों पर गिनाए जा सकते हैं, जिन्हें काटा गया है और इनके नुकसान दिखने भी अभी शुरू हो चुके हैं। वैसे ये बात अंधभक्तों को तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो अंधभक्त नहीं है मैं उनको बता दे रहा हूँ। प्राकृतिक संसाधनों और जंगलों को काटने की वजह से आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में 1000 छूने वाली है। पानी का TDS यूरेनियम के साथ 500 छू रहा है। आकाश धुंध की वजह से गंदा पड़ा हुआ है। अग्नि वैसे तो अशुद्ध है, लेकिन कयामत के समय ज्वालामुखियों के फटने की वजह से और भी ज्यादा अशुद्ध हो जाएगी। बच रही है पृथ्वी, जिसकी हालत हम खराब कर रहे हैं जंगल और पहाड़ों को तोड़ के। हम 5 महाभूतों की भूत बनाकर हालत खराब कर रहे हैं। 5 महाभूत वही हैं जिन्हें हम भगवान कहते हैं: भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। फिर भी लोगों की आंखें इस तरह बंद है जैसे कोई आपदा आएगी तो इनके लिए अलग से नूह की नाव आएगी और इन्हें बचा कर ले जाएगी। कोई नूह की नाव नहीं आएगी तुम्हें बचाने। देश में केवल वही 20% लोग बचेंगे जिनके पास नोट है। वो नोट की नाव बनाकर निकल जाएंगे। जैसे भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बेटे इंग्लैंड की नागरिकता लेकर रह रहे हैं, ऐसे ही फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के बेटे अमेरिकी नागरिकता लेकर रह रहे हैं। और बताया जा रहा है कि असम में कांग्रेस से सांसद गौरव गोगोई की पत्नी और उनके 2 बच्चे विदेशी नागरिकता लेकर रह रहे हैं। इसके साथ साथ आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, सनी लियोनी, नरगिस फाकरी, इमरान खान, नूरा फतेही, आम अमीर वर्ग, उद्योगपति, अफसर, ये सब उनके बच्चे और वो खुद विदेश में रहते हैं, केवल भारत को लूटने आते हैं जैसे अंग्रेज आया करते थे। ये बस भारत के कोलैप्स कर जाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहता, बस 10 साल इंतजार करो। अभी रुपया डॉलर के मुताबिक 90 रुपये पहुँचा है। जैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगी, ये सभी अमीरजादे भाग खड़े होंगे। जो लोग कहते हैं ये हमारी बिरादरी और धर्म का आदमी है, ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमें ईडन की बगिया में प्रवेश दिला देगा, तो तुम उनके लिए जूती की नोक पर हो। प्रकृति का नियम है, पहले आदमी अपने आप को बचाता है। और एक बार और कह देता हूँ, नर्क धीरे धीरे नहीं आता है, अचानक से दरवाजा खटखटाता है। अभी ना बोलो, पड़े रहो जात बिरादरी धर्म के चक्कर में। जल्द ही नर्क के दर्शन होंगे। खाना पीना तो छोड़ो, सांस लेने के 17 नवजात बच्चे झुलसकर मर गए। ये बच्चे पूरी तरह मशीन्स और ह्यूमन केयर पर डिपेंडेंट थे। स्मोक से भरा वार्ड और बेसहारा देखते पेरेंट्स और बचाने की पूरी कोशिश करता स्टाफ, मगर आग के आगे सब बेबस। बिना ट्रेनिंग के बस सर्टिफिकेट लगा दिया है। खिड़कियां एकदम स्क्रू से टाइट बंद, स्मोक बाहर जा ही नहीं सकता। स्मोक डिटेक्टर्स, फायर अलार्म और स्प्रिंकलर्स, इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं। रिपोर्ट ये कहती है कि सबको लगता है ये तो मेरे साथ नहीं होगा। 2020 से अब तक कम से कम 11 बड़े हॉस्पिटल फायर्स हुए हैं। 100 से ज्यादा लोग मर गए। और हॉस्पिटल ओनर्स और हेड्स का क्या हुआ? एक को छोड़ के सबको बेल मिल गई। पैसे देकर लापरवाही नहीं खरीदी जा सकती। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के फायर ब्रिगेड मैनेजमेंट के कहने पर NOC दे देते हैं, लेकिन जब आग लगेगी जंगल में तो शहर तक भी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलेगा या लॉरेंस बिश्नोई की बंदूक से चलेगा भाई, तय कर लीजिए भाई। सरकार से ये 5 फुटिया लोंडा कंट्रोल नहीं हो रहा भाई, और ये बोलती हम इस देश को विश्व गुरु बना देंगे। ये चल क्या रहा भाई इस देश में? रूल ऑफ लॉ भी है या नहीं है भाई? ये धुआंधार फायरिंग करता है किसी पर भी, इसको थोड़ा सा भी खौफ नहीं कि भाई तुझे पेला जाएगा, तुम्हारी फट भी सकती है, सरकार तुम्हारी फाड़ सकती है। ये लोगों की फाड़ रहा भाई, दिन दाड़े बंदूक फायरिंग कर रहा भाई, दिन दाड़े किसी पे भी बिना डरे। चल क्या रहा भाई इस देश में? ये डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है? कर दीजिए ना, लॉरेंस बिश्नोई को इस देश का डिक्टेटर घोषित कीजिए। तानाशाह है भाई, जो लॉरेंस बिश्नोई बोलेगा, जो इसको ठीक लगेगा वही चलेगा इस देश में। ये जिसको भी चाहे जब पेल सकता है भाई। चल क्या रहा भाई? दूसरी बात मैं लॉरेंस बिश्नोई को बोलना चाहता हूँ भाई, जो तू ये है ना भाड़े के टट्टू उठाकर उनको कट्टे भेज कर ये चोरी के ये 2-2 पिस्टल देके भेजता है किसी को भी मारने के लिए या फायरिंग करने के लिए, ये मर्दानगी नहीं है भाई, ये कायरता है। मर्द तो हम, नीडर तो हम तब मानेंगे तुझे कि जो सामने वाली पार्टी है जिसको तुम मारने गए हो, तुम उसको भी हथियार दो कि ले भाई हम तुम्हारे लिए भी बंदूक लेके आए हैं, हम तुम्हें बंदूक देंगे, ले 2 बंदूक तुम रखो, 2 बंदूक मैं रखता हूँ, फिर आमने सामने होगी फाइट। पीछे से वार करते हो तुम यार, फिर बोलते हो मैं भगत सिंह हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, डिमका हूँ, बदमाश, तू घंटे का बदमाश। साहब के बीच डज गॉड एग्जिस्ट पर हुई डिबेट।
इस डिबेट को मैंने भी देखा और ये डिबेट देखने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मैं अभी तक एग्नोस्टिक हूँ और मैं ऐसे डिबेट के इंतज़ार में रहता हूँ, क्योंकि ऐसी ही डिबेट और वार्तालाप के बाद मेरा डिसीजन बनने वाला है कि मुझे गॉड में मानना चाहिए या फिर नहीं। इसीलिए मैंने इससे पहले भी इस टॉपिक के रिलेटेड में कई किताबें पढ़ रखी हैं और इसके अलावा मैंने यूट्यूब पर रिचर्ड डॉकिंस और क्रिस्टोफर हिचेज के बीच धर्म और एथीज़म पर डिबेट देख रखी है। अच्छा हुआ ये डिबेट हमारी अपनी मातृभाषा में हुई और इस डिबेट के अनाउंसमेंट के बाद मेरे लिए एक बात और भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई कि मैं इन दोनों कैंडिडेट्स को पहले से ही जानता था। जावेद अख्तर साहब फेमस हैं, मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं और इसके अलावा मुफ्ती समाइल नदवी साहब की भी मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी इस्लामिक वीडियोज़ देखी हैं। इनकी ही नहीं, मैं और भी लोगों की इस्लामिक वीडियोज़ देखता रहता हूँ जो अच्छी बातें करते हैं। जैसा कि मैं इन दोनों लोगों से वाकिफ़ था तो मेरे लिए अंदाज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान था कि कौन कितने अच्छे से परफॉर्म करेगा। लेकिन जब मैंने डिबेट देखी तो मुझे पता चला कि जावेद अख्तर साहब की कोई तैयारी ही नहीं थी। वो उन्हीं पुरानी बातों पर टिके हुए थे कि जब बच्चों के गले में डिप्थीरिया निकलता है तब गॉड कहाँ जाते हैं। रोमन लोग जुपिटर की पूजा करते थे, वो विद्वान होते थे। धर्म अल्कोहल की तरह है, कोई थोड़ी नहीं पीता है, उनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। जावेद अख्तर साहब ये बात कई बार अपने इंटरव्यूज़ में बोल चुके हैं और हम सभी लोग सुन चुके हैं। जावेद अख्तर साहब जी के लॉजिक तो बहुत तगड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था और वो अपनी शब्दावली नहीं बढ़ा पाए थे। और इधर मुफ्ती साहब बड़ी तगड़ी तैयारी के साथ थे, क्योंकि ऐसी शब्दावली और ऐसा रौब मैंने उनका इंस्टाग्राम पर कभी भी नहीं देखा था। मुफ्ती साहब कम लॉजिक के साथ कॉन्टिजेंसी पर बात कर रहे थे और उन्होंने बैलगाड़ी और हाथी के उदाहरण को हटाकर धर्म को कार से रिप्लेस कर दिया था। और उन्होंने जो फ्री विल वाली बात डाली थी, लोगों के लिए शब्द तो नया था लेकिन मायने बहुत ज़्यादा बुरे थे। मुफ्ती साहब जी का लॉजिक इतना ज़्यादा गंदा था कि अगर कोई आदमी हत्या कर दे तो वो अपनी फ्री विल की वजह से हत्या कर रहा है, जिसकी सजा गॉड उसको बाद में देगा। इसके अलावा मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि गाजा में जो बच्चे मारे गए हैं वो पूरी पिक्चर नहीं, एक पिक्सल है, जिसे आपने देखा कि उसके पीछे गॉड ने बहुत कुछ करके रखा है। तो मुफ्ती साहब वही एक पिक्सल देखकर लोग गॉड का नाम लेकर लोगों की हत्याएं करते हैं, जैसा भी बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ हुआ। और इसके अलावा पाकिस्तानी भी गॉड का नाम लेकर ही लोगों की हत्याएं करते हैं। हो सकता है कि पढ़े लिखे लोग फ्री विल का मतलब समझें, लेकिन अनपढ़ लोग बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, क्योंकि हर धर्म में अनपढ़ लोग भरे पड़े हैं। मुफ्ती साहब ने मेजोरिटी और ओमनीपोटेंट की बात की है, जिस पर जावेद साहब चुप थे, लेकिन मैं बता देता हूँ, हर धर्म में मानव द्वारा बनाया गया संघ ओमनीपोटेंट है। ये वही भीड़ है जिसके चलते खून बहते हैं, लेकिन इल्ज़ाम किसी पर नहीं आता है। ये रहता है, काम करता है, लेकिन कोई इसका अस्तित्व ही नहीं है। यही ओमनीपोटेंट कहीं दीपू चंद्र दास की तो कहीं हरिओम वाल्मीकि की हत्या करा देता है। टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट। अगर गॉड एग्जिस्ट करता तो ये ना होने देता। अभी जो मैंने बोला वो सोच में नास्तिकता ही देती है, क्योंकि नास्तिकता में सोचने और विचार करने की स्वतंत्रता है, इसीलिए अभी मैं नास्तिकों की ही तरफ हूँ। इसका एक कारण भी है, दुनिया में सभी धर्म कहते हैं कि मेरा धर्म सही है, बाकी सब खराब है, लेकिन नास्तिक केवल अकेला है जो कहता है कि कोई भी धर्म 100% सही नहीं है। किसी के पगडंडी पर चलना ठीक नहीं होता है, अपना रास्ता बनाओ जिसमें अनुभव और सीखने की दिशा है। दुनिया में नास्तिकों ने ही नया धर्म बनाया है, फिर चाहे वो महावीर स्वामी हो या ब्यूरोक्रेसी होने के बावजूद इस 14 साल के बच्चे से डर गई है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है भाई, तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। भाई ये 14 साल का लोंडा अशुमित जिसका नाम है, ये कार्ल मार्क्स को पढ़ रहा है, लेनिन को पढ़ रहा है, भगत सिंह को पढ़ रहा है। ये समझना चाहता है सोसाइटी के स्ट्रक्चर को, ये मतलब पावर स्ट्रक्चर को समझना चाहता है, ये चैलेंज करना चाहता है। भाई देखिए, यदि तुम ऐसे चैलेंज उठाओगे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे तो तुम्हें पेला जाएगा। भाई ये 14 साल का लौंडा क्या लाजवाब काम कर रहा। भाई ये थिंकर बनेगा, बहुत बड़ा काम करेगा, ऐसे ऐसे नौजवानों की ये फौज खड़ी कर देगा। इसलिए गवर्नमेंट डर रही है भाई। गवर्नमेंट उन बच्चों से नहीं डर रही, उनको चैलेंज, उन पर FIR नहीं कर रही जो किसी रूम में बैठकर JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है वो लोग मर चुके हैं जो ऐसी तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की, JEE की। उनके पास खोपड़ा नहीं है, वो तैयारी करेंगे, वो जॉब करेंगे, बीवी बच्चे करेंगे, वो विचार ही नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट उनके बारे में तो कंसर्न नहीं है, टेकन फॉर गारंटीड है वो, तो उनका तो यूज कर लेगी गवर्नमेंट। लेकिन अशुमित जैसे नौजवान, 14 साल का है ये लौंडा, चैलेंज करेंगे गवर्नमेंट को, क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को, तो इनको रोकना बहुत जरूरी है।